गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग शुरू करेंगे काइनेमैटिक्स। तो काइनेमैटिक्स का डेफिनेशन क्या है? काइनेमैटिक्स जो है मैकेनिक्स का दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर वेक्टर कहलाता है, दूसरा चैप्टर काइनेमैटिक्स है। तो काइनेमैटिक्स का डेफिनेशन क्या है? तो दैट ब्रांच of mechanics which deals with the study of the description of motion without investigating the causes behind the motion। शॉर्ट में अगर कहा जाए कि काइनेमैटिक्स क्या है, तो मैकेनिक्स का वह ब्रांच जो सिर्फ मोशन के डिस्क्रिप्शन को डील करता है। मतलब कैसा मोशन हो रहा है, सर्कुलर हो रहा है, स्ट्रेट लाइन हो रहा है, कर्व्ड हो रहा है, क्या वेलोसिटी है, क्या एक्सेलरेशन है, ये सारी चीजें। कभी भी इस बात का डिस्कशन नहीं होता है काइनेमैटिक्स में कि उसका वेलोसिटी, उस पार्टिकल का वेलोसिटी वैसा ही क्यों है, उसका एक्सेलरेशन वैसा ही क्यों है, वो उसी पाथ पे क्यों जा पा रहा है, कौन सा बाहर से एजेंट है जो फोर्स लगा रहा है उस पार्टिकल पे, जो उसको ऐसे मजबूर कर रहा है चलने को या ऐसे कर रहा है चलने को मजबूर। इन चीजों पे हम डिस्कशन नहीं करते हैं। मतलब हम लोग कॉज के बारे में नहीं पढ़ते कि मोशन का कारण क्या है, हम लोग सिर्फ मोशन को डिस्क्राइब करते हैं कि मोशन कैसा हो रहा है। ठीक है, तो काइनेमैटिक्स मेनली ये है। उसी को अंग्रेजी में इतना लिखते हैं जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ योर नोट्स और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग। कुछ लोग को अंग्रेजी ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, मैकेनिक्स क्या है? कुछ लोग के मन में अब ये आएगा, तो मैकेनिक्स फिजिक्स का वह सेगमेंट है जो बॉडीज के मोशन, उसका डिस्क्रिप्शन और उसका कारण, सारी चीज के स्टडी का कंबाइंड नाम क्या है? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? that branch of physics which deals with the description of motion of different bodies as well as the causes behind the motion। मतलब पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन कह लीजिए कि मोशन कैसे हो रहा है और कौन करवा रहा है, ये सारे का कंबाइंड स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। हाँ, जब हम सिर्फ इस वाले पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं, कौन सा? मैकेनिक्स के कौन सा वाले पोर्शन पे? डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन पे जब हम फोकस करते हैं, तब हम कहते हैं कि क्या पढ़ रहे हैं? काइनेमैटिक्स। तो शॉर्ट में तब आपके मन में ये होगा ना कि फिर तो मैकेनिक्स का एक और ब्रांच होना चाहिए जो कॉज ऑफ मोशन को डील कर रहा होगा, जहां पे हम लोग ये पढ़ते होंगे कि कौन है जो मोशन करवा रहा है या वैसे मोशन करवा रहा है। तो आप सही सोच रहे हैं, मैकेनिक्स को दो भागों में बांटा गया है। एक है काइनेमैटिक्स जो आप पढ़ने वाले हैं अभी, और दूसरा है डायनामिक्स। डायनेमिक्स में क्या होता है कि हम लोग कॉजेस के बारे में पढ़ेंगे। इट डील्स विथ द कॉज
और यहां शॉर्ट में लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। मतलब मोशन कैसा हो रहा है। तो यहां तक समझ में आ रहा बात। एक शॉर्ट ओवरव्यू बताएं थोड़ा सा थ्योरेटिकली कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, जो ये सब्जेक्ट है इसमें आगे आप क्या क्या एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक टर्म्स को हम पहले एक्सप्लेन करेंगे। काइनेमैटिक्स में अक्सर बहुत सारा कॉमन टर्म्स अपीयर होता रहेगा आपके कोर्स के दौरान, तो उसका क्लियर कट कॉन्सेप्शन होना जरूरी है, ठीक है। तो कुछ बेसिक टर्म्स जैसे जैसे रेस्ट, सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा है। रेस्ट जो आप हर दिन करिए रहे लॉकडाउन में। रेस्ट जो है इसका बेसिक डेफिनेशन क्या है, इफ अगर किसी ऑब्जर्वर के लिए, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, इफ फॉर एन ऑब्जर्वर अ बॉडी does not change its position with respect to time, then that body is said to be at rest। कहने का मतलब कि अगर किसी ऑब्जर्वर के लिए, ऑब्जर्वर मतलब देखने वाला, जैसे हम हो जाएंगे, आप हो जाएंगे, जो किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, अगर उस ऑब्जर्वर के लिए किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन समय के रिस्पेक्ट में नहीं बदल रहा है, मतलब समय बीतता जा रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट आपकी नजर में वहीं का वहीं है जहां पे आप पहले से देख रहे हैं, तब कहेंगे कि मेरे लिए मतलब उस ऑब्जर्वर के लिए वो ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पे है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने बार बार किसको इंपॉर्टेंस दिया है, देखने वाले ऑब्जर्वर को, क्योंकि रेस्ट और मोशन ये सारा कॉन्सेप्ट रिलेटिव टर्म है। आगे थोड़ा थोड़ा इस बात पे चर्चा होगा, लेकिन अभी आप खुद समझिए ना कि हम और आप दोनों एक ही स्पीड से एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो मेरे नजर में आप रेस्ट पे होंगे, जबकि कोई अलग से ग्राउंड से अगर हम दोनों को देख रहा होगा तो उसको लग रहा होगा हम दोनों ही मूव कर रहे हैं। तो है कि नहीं कि अलग अलग देखने वाले ऑब्जर्वर के लिए चीजें अलग अलग अवस्था में है, ठीक है। ठीक है, रेस्ट वाली बात क्लियर हुआ। सिमिलरली एक टर्म होता है मोशन। हम कब कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, मोशन का मतलब क्या होता है, तो बिल्कुल उसी तरीके से कि अगर किसी ऑब्जर्वर के लिए एक बॉडी अपना पोजीशन निरंतर बदल रहा हो, किसके रेस्पेक्ट में, समय के रेस्पेक्ट में, मतलब समय भी बदल रहा है और उसके साथ उसका पोजीशन भी बदल रहा है, तब हम कहेंगे कि वह बॉडी जो है, दैट बॉडी किस में है, मोशन में है। किसके रेस्पेक्ट में है, ये मोशन में किसके नजर में है, उस ऑब्जर्वर की नजर में मोशन में है। ऑब्जर्वर का रोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, बिना ऑब्जर्वर के बाकी सारा कहानी मीनिंगलेस है, ठीक। यह मोशन हुआ। देखिए
दोनों के डेफिनेशन से ही क्लियर है कि रेस्ट और मोशन जो है कोई एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं है, एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर। कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं है कि मेरी नजर में अगर कोई रेस्ट पे है तो दुनिया के सारे ऑब्जर्वर की नजर में कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही होगा। वैसे ही अगर कोई मोशन में है मेरी नजर में तो ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया के लिए वो मोशन में ही होगा। तो उस सेंस में रेस्ट का कॉन्सेप्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब मेरी नजर में कुछ और हो सकता है, मेरी नजर में आप रेस्ट में हो सकते हैं, किसी और की नजर में आप मोशन में हो सकते हैं एक ही समय। इसका मतलब both these concepts are relative in nature। रिश्तेदार है, रिलेटिव इन नेचर। और किस पे डिपेंड करेगा? they depend upon the observer। ये कॉन्सेप्ट जो है देखने वाले पे निर्भर करता है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि मोशन में है। अच्छा आप बताइए ना, एक कमरे में मैं एक जगह खड़ा हूं और आप ही एक जगह बैठे हुए हैं, ठीक है। मेरी नजर में आप रेस्ट पे हैं, आपकी नजर में हम रेस्ट पे हैं, लेकिन कोई स्पेस से देख रहा होगा पूरे धरती को, तो पूरा धरती ही सूर्य का चक्कर काट रहा है। तो फिर हम भी आप भी धरती का एक एक ऑब्जेक्ट मोशन में, किसके नजर में? जो स्पेस से ऑब्जर्वर देख रहा है, तो उसके लिए हम सब मोशन में हैं। मेरी नजर में आप रेस्ट पे हैं। मतलब ये डिपेंड करता है कि कौन देख रहा है और किसको देख रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है कि मोशन पे है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी सुनने में कहानी लग रहा है, इन्हीं चीजों पे आगे न्यूमेरिकल्स आएगा, फिर उस समय लोग को दिक्कत फील होने लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी अभी ऑब्जर्वर के इंपॉर्टेंस के बारे में चर्चा किया। तो ये तो क्लियर हो गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जब हम पोजीशन बताते हैं, उसका लोकेशन बताते हैं, उसका वेलोसिटी बताते हैं, तो ये सब यानी मेरे नजर में होना चाहिए, मतलब ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में सारी बातें होनी चाहिए। तो ये बात अब क्लियर करना जरूरी है कि ऑब्जर्वर कैसे किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को डिनोट करता है, कैसे उसके पोजीशन के चेंज को ऑब्जर्व करता है। तो उसके लिए ऑब्जर्वर के लिए कुछ टूल्स तो होना चाहिए ना, कुछ इक्विपमेंट होना चाहिए, कुछ व्यवस्था होना चाहिए, कुछ प्रोसीजर होना चाहिए जिससे वो ये सारी चीजें कर सकता है। इसी से रिलेटेड एक टर्म होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये वर्ड आप फिलोसफिकली बहुत यूज करते होंगे, लेकिन फिजिक्स में एक ही मीनिंग है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या? कि जो ऑब्जर्वर सारे मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, लेटस से उसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब भैया उसका मन है ना कि भाई हम पोजीशन को डिनोट करें, ऑब्जेक्ट को, उसके मोशन को ऑब्जर्व करें, तो उसके लिए क्या करेगा कि ऑब्जर्वर जो है मन ही मन अपने आप को ओरिजिन मानते हुए तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स वाई जेड, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस अपने आप को ओरिजिन मानते हुए इमेजिन करेगा मन ही मन। ऐसा थोड़े होता है कि जहां ऑब्जर्वर है वहां पे तीन डंडा यहाँ पे उससे अटैच्ड है, ऐसे एक लाठी ऐसे निकला हुआ है, एक ऐसे एक ऐसे, ऐसा तो होगा नहीं। ये एक इमेजिनेशन है मन ही मन की, इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई है, इधर जेड है, जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग किसी पार्टिकल को लोकेट करेंगे, उसके पोजीशन को लोकेट करेंगे। मान लीजिए एक पार्टिकल यहाँ है स्पेस में,
और ऑब्जर्वर यहां है जिसको आप ओरिजिन बोले हैं, तो ऑफ कोर्स पार्टिकल P को डिनोट करने वाला जो ये एरो है जो शुरू हुआ है ऑब्जर्वर से और खत्म हुआ है पार्टिकल पे, ये जो एरो है डायरेक्टेड एरो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। ऐसा वेक्टर जो पार्टिकल का पोजीशन बताता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, और वो है क्या? ओपी वेक्टर। जनरली ओपी वेक्टर यूज नहीं करते हम लोग, शॉर्ट में पोजीशन वेक्टर के लिए आर वेक्टर यूज करते हैं, स्मॉल आर के ऊपर वेक्टर, यानी ओपी वेक्टर इज नथिंग बट आर वेक्टर। ठीक है, तो शॉर्ट में क्या हुआ? पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का पोजीशन बता रहा है, किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। ऑब्जर्वर ने पार्टिकल के पोजीशन को लोकेट करने के लिए मन ही मन क्या बना रखा है? एक्स वाई जेड। ठीक है, ये 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस, यही 3 एक्सेस का जो सिस्टम है एक्स वाई जेड, जो 3 पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो एक्सिस है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इसी सेट को क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेट ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस with the observer set of 3 mutually perpendicular axes with respect to which the observer locates the position of a particle and studies its motion, मतलब पार्टिकल के मोशन का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जिस परपेंडिकुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में कर रहा ऑब्जर्वर, उसी परपेंडिकुलर एक्सिस के सेट को क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तब ना अब सोचिए ना कि एक पार्टिकल है, मान लीजिए कि मैं ही ऑब्जर्वर हूं, मैंने मन ही मन एक एक्स एक्सिस बनाया, एक वाई बनाया और एक जेड बनाया, और पार्टिकल कुछ तिरछा कहीं पे है, तो मुझे उसका कोऑर्डिनेट्स बताना होगा ना, 3, 4, 5, है कि नहीं? तो किसी भी एक्सिस के रिस्पेक्ट नहीं बताएंगे ना कि भैया तुम इस एक्स एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट्स जाओ, फिर y एक्सिस के अलोंग 4 यूनिट्स जाओ, फिर z एक्सिस के अलोंग 5 यूनिट्स जाओ, तब जाके तुमको पार्टिकल मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह की बातें करने के लिए आपको इस तरह का परपेंडिकुलर एक्सिस चाहिए। ठीक है, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आप ही बताइए कि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये खुद अगर मूव कर रहा हो, ठीक है, हो सकता है कि पार्टिकल आपके नजर में रेस्ट पे है, लेकिन हो सकता है जो ऑब्जर्वर है उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस खुद मूव कर रहा है, मतलब ये जो एक्सिस है ये खुद इधर उधर मूव कर रहा है ऑब्जर्वर के साथ, तो ऑब्जर्वर को लगेगा कि वो चेंज नहीं कर रहा है, वो मोशन में नहीं, उसको लगेगा कि ये पार्टिकल P अपना लोकेशन बार बार चेंज कर रहा है। मतलब जो ऑब्जर्वर इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के ओरिजिन पे है, अगर वो खुद मूव करने लगे तो उसकी नजर में लगेगा कि पार्टिकल P मोशन में है। ये बात फील कर रहे हैं कि नहीं? ठीक है, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस और उससे रिलेटेड जो सारा कॉन्सेप्ट है उसको और आगे हम लोग एक्सटेंड करेंगे। उससे पहले एक हल्का सा इंफॉर्मेशन आपको दे दें कि जो मोशन होता है
उसको हम लोग 3 कैटेगरी में पढ़ते हैं। मोशन जो है हम लोग 3 कैटेगरी में पढ़ते हैं। वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, उसको शॉर्ट में 2D मोशन कहते हैं। वन डायमेंशनल मोशन को शॉर्ट में 1D मोशन कहते हैं। और 3 डायमेंशनल मोशन, इसको हम लोग 3D मोशन कहते हैं शॉर्ट। देखिए अगर कोई पार्टिकल P एक पर्टिकुलर लाइन के अलोंग ही मोशन कर रहा हो, इफ अ पार्टिकल P moves or is moving only along a particular straight line, चाहे वो आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है या बैक एंड फोर्थ कर रहा है, उससे मतलब नहीं है। एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही उसका मोशन यदि कन्फाइंड है तो हम कहेंगे कि पार्टिकल जो है कैसा मोशन कर रहा है, वन डायमेंशनल मोशन। मतलब if the motion of a particle takes place along a particular straight line, then the motion is termed as वन डी मोशन। ठीक है, ये डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। बस इसीलिए शॉर्ट में कुछ लोग 1D मोशन को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन। मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड मोशन अलोंग a straight line is called 1D motion। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली 2D मोशन क्या होता है, इस पे भी आते हैं। 2D मोशन क्या है? 2D मोशन का डेफिनेशन क्या है? तो पहले डेफिनेशन क्लियर कर लें। इफ द मोशन ऑफ अ पार्टिकल is taking place in a particular plane, then the motion is termed as टू डी मोशन। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान देना जरूरी है कि मोशन को 2D कहने के लिए एक और क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए कि दैट मोशन मस्ट बी along a curved path, कर्व्ड पाथ पे होना चाहिए एंड शुड नॉट बी और मस्ट नॉट बी along a straight line। ये कहने
का मतलब समझ गया मैं। मान लीजिए कि बोर्ड एक प्लेन है कि नहीं, बोर्ड एक प्लेन है और इस प्लेन में एक स्ट्रेट लाइन बना ली है और इसी स्ट्रेट लाइन पे एक पार्टिकल मूव कर रहा है, तो भाई तब तो इस डेफिनेशन को तो ये मोशन भी सेटिस्फाई कर रहा है कि इस बोर्ड में एक स्ट्रेट लाइन बना है और हम बोल दिए कि पार्टिकल उसी स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, तो तब तो इस डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई कर दिया ना कि मोशन ऑफ अ पार्टिकल एक पर्टिकुलर प्लेन में हो रहा है। और तब तो उस हिसाब से बच्चे हमसे पूछेंगे कि सर तब तो ये भी 2D मोशन है। नहीं, 2D मोशन होने के लिए, 2 डायमेंशनल होने के लिए आपको एक और क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना है कि जो मोशन होना चाहिए एक पर्टिकुलर प्लेन में वो कर्व्ड मोशन होना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा 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 कुछ भी हो, कर्व्ड होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मोशन नहीं होना चाहिए। अगर स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मोशन हो गया एक पर्टिकुलर प्लेन में तो तब तो वो मोशन 1D मोशन है, ना कि 2D मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन होने के लिए एक पर्टिकुलर प्लेन में पार्टिकल का मोशन होना चाहिए, लेकिन मोशन जो है कर्व्ड होना चाहिए, कर्विलिनियर। कैसा होना चाहिए? कर्व्ड या कर्विलिनियर बोलिए। और क्यों होना चाहिए ये थोड़ा सा और हम आपको बताते हैं। देखिए, अगर कोई पार्टिकल है वो इस लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो हम आराम से इसको हम एक्स एक्सिस का नाम दे सकते हैं, कोई एक पॉइंट को ओरिजिन का नाम दे सकते हैं। और अगर ये पार्टिकल जो है इसी लाइन पे कहीं पे है, मान लीजिए पार्टिकल पी यहां है, तो हम आराम से उसका पोजीशन जो है कुछ एक्स बता सकते हैं। हो सकता है वो मूव करके फिर आगे चला जाए तो उसका पोजीशन जो है एक्स डैश हो जाए। मतलब अलग अलग समय पे उसका कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है? सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। मतलब इन 1D मोशन we need only one variable to describe the position of the particle, है कि नहीं? अब उस वन वेरिएबल का नाम आप x दे दीजिए, y भी दे सकते हैं। मान लीजिए पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है इस लाइन के लॉन्ग और ये ओरिजिन रहा, तो किसी भी समय पार्टिकल का लोकेशन को हम सिर्फ क्या बता देने से डिस्क्राइब कर देंगे? y कोऑर्डिनेट। तो मतलब हमको स्ट्रेट लाइन मोशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल बताना होगा और पार्टिकल का पोजीशन पता चल जाएगा। जब ऐसा सिचुएशन हो, when we require only one variable to describe the motion of a particle, then we say that the motion is one dimensional motion। ये थोड़ा टेक्निकली और प्रिसाइज हो गए हम लोग। वैसे ही बाबू, मान लीजिए कि एक प्लेन है, ये x एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस हुआ, ये ओरिजिन हुआ, ये माइनस x एक्सिस हुआ, ये माइनस y एक्सिस हुआ। एंड लेटर से ये एक xy प्लेन हुआ कि नहीं? बोर्ड को ही मान लीजिए ना कि एक प्लेन है और वहां पे हम xy एक्सिस बना दिए। अब आप ही बताइए कि एक पार्टिकल जो है जिगजैग वे में ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। अब बताइए पार्टिकल का हर समय पोजीशन बताने के लिए सिर्फ एक वेरिएबल से काम नहीं ना चलेगा। मान लीजिए किसी समय पार्टिकल यहां है तो हमको उस पार्टिकल का लोकेशन बताने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट भी बताना होगा और साथ में y कोऑर्डिनेट भी बताना होगा, तब ना जाके हम इस पार्टिकल का कंप्लीट लोकेशन बता पाएंगे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। तो इस तरह का जब सिचुएशन हो तब इस तरह के सिचुएशन में साफ दिख रहा है कि वी रिक्वायर एटलीस्ट 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल ही चाहिए टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ऐसे केस में इस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? 2D मोशन। अब आप खुद लॉजिकली समझिए कि 3D मोशन क्या होगा, कि जब किसी पार्टिकल का मोशन किसी प्लेन में भी कन्फाइंड ना रहे, मतलब ऐसे ऐसे उठ रहा है, कभी बाहर हो गया, ऐसे समझिए बोर्ड में एक पार्टिकल ऐसे है, कभी ऐसे जा रहा है, कभी ऐसे जा रहा है, मतलब उसके लोकेशन को बताने के लिए हमको सिर्फ x और y कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी,
बल्कि जेड कोऑर्डिनेट की भी जरूरत पड़ेगी। मतलब हमको 3 वेरिएबल चाहिए टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल। ऐसा होने के लिए, ऐसा जब होने लगे तब हम कहेंगे कि मोशन कैसा मोशन हो रहा है, 3D मोशन। वी रिक्वायर 3 वेरिएबल्स टू लोकेट द पार्टिकल। ये बातें आपको समझ में आ गया होगा आई सपोज। अब कुछ बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक टर्म्स जो काइनेमेटिक्स में अक्सर यूज होगा, उसको हम हल्का हल्का सा डिस्क्राइब कर दे रहे हैं ताकि आप यूज्ड टू हो जाएं शब्दों के साथ। और याद रखिए फिजिक्स में बेसिकली डेफिनेशन, वर्ड्स का डेफिनेशन ही इनफैक्ट मेन चीज है। अगर वो क्लियर होता है तो आपको बहुत सारा चीज लॉजिकली ऐसे ही दिखने लगता है। ठीक है, तो जैसे देखिए सबसे पहले आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लेते हैं। ऑरिजिन मान लीजिए यहां रहा एक पार्टिकल P किसी समय, इसको आप बोल दीजिए इनिशियल पोजीशन वेक्टर बोल ही सकते हैं या फिर ओपी वेक्टर बोलिए। और लेटर से ये पार्टिकल जो है अपना ऐसे करके ऐसे मूव करना शुरू किया, और कर रहा अपना मोशन में है, ये पार्टिकल जो है अपना मोशन में है। ठीक है, तो अब ध्यान देते जाइए, अगर पल पल पार्टिकल अपना पोजीशन बदल रहा है तो बाय डेफिनेशन पार्टिकल जो है इन मोशन है विथ रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लेटर से किसी भी टाइम t पे आप पार्टिकल पे नजर डालें तो पार्टिकल मान लीजिए यहां था, एट टाइम t, ये यहां पे कब था, एट t बराबर 0। ठीक है, ये हो गया पार्टिकल P का पोजीशन वेक्टर एट टाइम t। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर एट टाइम t। हालांकि इतना लिखने का जरूरत नहीं है। अब लेटर से अब टाइम t पे पार्टिकल को देखें और जस्ट dt टाइम के बाद फिर देखें, तो dt टाइम के बाद आपको पार्टिकल कुछ यहां दिखाई देगा, एट t प्लस dt, है कि नहीं। तो नया पोजीशन क्या दिखाई देगा, ये, है कि नहीं। तो ये हो गया पार्टिकल का पोजीशन एट t प्लस dt, पोजीशन वेक्टर। अब देखने वाली बात ये है कि dt टाइम में थोड़ा लॉजिकली देखिए, dt टाइम में पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर जो है इतने से चेंज कर गया है कि नहीं। ग्रीन वेक्टर देखिए, ग्रीन टाइम t पे ये था पोजीशन वेक्टर और थोड़ा सा चेंज हो गया पोजीशन वेक्टर dt टाइम में, और नया पोजीशन वेक्टर क्या बन गया, ये वाला, इसको OP डैश बोल दीजिए, है कि नहीं। ये सारा सिचुएशन है। तो अब हम क्लैरिटी मेंटेन करने के लिए टाइम का स्पेसिफिकेशन हटा दे रहे हैं, क्योंकि आप यहां भी देख के बता ही सकते हैं कि कब कब का सिचुएशन है। ये इनिशियल लोकेशन था। अब आप ही बताइए कि ये अगर P डैश है नया पोजीशन, ये पुराना पोजीशन था, ये जो छोटा सा पोजीशन वेक्टर में जो चेंज हुआ है इसको आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, dr वेक्टर से। d मतलब बहुत छोटा, बहुत छोटा चेंज किसमें, पोजीशन वेक्टर में। अब हुआ भी है ना, थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्यों, क्योंकि आप कितना समय के लिए देखे हैं पार्टिकल को, dt समय के लिए। dt क्या होता है, टेंडिंग टू 0 टाइम इंटरवल होता है। तो आप क्या बोल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर एट t प्लस dt, याद कीजिए ट्रायंगल लॉ,
पोजीशन वेक्टर एट t प्लस dt इज नथिंग बट इक्वल टू पोजीशन वेक्टर एट टाइम t प्लस dr वेक्टर। ये तो साफ दिख रहा है। अच्छा ठीक है। और लॉजिकली अगर आप देखिए, कॉमन सेंस से भी, 9th-10th वाले बच्चे के फ्रेम ऑफ माइंड से भी देखिए, तो dt टाइम में पार्टिकल का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? भैया यही डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना। ये छोटा सा जो ग्रीन एरो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल p in a small time interval dt। तो ध्यान से सुनिएगा, ये नहीं कि थ्योरी चल रहा है तो सो गए। ठीक है, तो ये रहा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन ए स्मॉल टाइम इंटरवल dt। लेकिन हमको तो एक चीज पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ऐसे बोलिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, पोजीशन जिस रेट से चेंज करता है उसी को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं कि नहीं? पोजीशन जिस रेट से बदलता है उसी को वेलोसिटी बोलते हैं। उसी को दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? रेट एट विच डिस्प्लेसमेंट इज क्या? डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज चेंजिंग। बाबू चेंजिंग। मान लीजिए कि पार्टिकल यहां से चालू हुआ, यहां गया, यहां से यहां गया, तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ऑरिजिन, अगर ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में उसका डिस्प्लेसमेंट देखे तो जिस रेट से उसका डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है उसी रेट को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। ठीक है, उससे कई गुना अच्छा डेफिनेशन आप ये भी बोल सकते हैं कि पोजीशन जिस रेट से चेंज हो रहा है उसको वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, पोजीशन में चेंज कितने का हुआ है? dr वेक्टर का। कितने समय में हुआ है? dt से हुआ है। तो फिर उस हिसाब से जो वेलोसिटी वेक्टर है वो क्या डिफाइन हो जाना चाहिए? चेंज इन पोजीशन बाय टाइम टेकन। ये क्या देगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, चेंज इन पोजीशन वेक्टर बाय टाइम टेकन टू चेंज द पोजीशन वेक्टर, यही कहलाएगा वेलोसिटी। लेकिन ये कब का वेलोसिटी है? ये जो हम एनालिसिस किए हैं किस समय ये किए हैं? टाइम t पे किए हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? दिस इज द वेलोसिटी एट टाइम t। क्यों? कॉमन सेंस से भी फील कीजिए, लॉजिकल है। हमको मन किया टाइम t पे पार्टिकल का वेलोसिटी जानने का, उस वक्त का वेलोसिटी जानने का। किस वक्त का? टाइम t वाले समय पे। तो हम क्या करेंगे? जैसे ही टाइम t पे पार्टिकल होगा तो dt टाइम के लिए पार्टिकल का छोटा डिस्प्लेसमेंट ऑब्जर्व कर लेंगे। तो कितना है? dr वेक्टर। ये छोटा डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट जो है डिवाइडेड बाय जो टाइम टेकन है वो कर देंगे। तो कितना टाइम टेकन है? dt। तो ये जो मिलेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बदलने का रेट या फिर पोजीशन बदलने का जो रेट है उसी को क्या बोल देंगे? वेलोसिटी। लेकिन ये किस समय ये किया गया काम है? ये काम जो आप किए हैं ये किस टाइम पे किए हैं? टाइम t पे। इसीलिए बोलेंगे कि ये जो dr वेक्टर बाय dt है ये वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t है। ये समझ में आया कि नहीं? चलो, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ये वेलोसिटी एट टाइम t हुआ। ठीक है, कि जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ डिवाइडेड बाय टाइम टेकन गिव्स मी वेलोसिटी एट द टाइम t। इस तरह के वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम लोग? इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। इस तरह के वेलोसिटी को इंस्टैन्टेनियस। क्यों इंस्टैन्टेनियस? कि उस पल, किस पल? टाइम t के समय, जब घड़ी पे टाइम t दिखा रहा था उस पल एग्जैक्टली उस इंस्टेंट पे, उस इंस्टेंट पे, किस इंस्टेंट पे?
टाइम टी वाले इंस्टेंट पे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, उस वक्त पार्टिकल किस रेट से अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, उसी को क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम टी। समझ में आया है कि नहीं? सिमिलरली एक टर्म होता है एवरेज वेलोसिटी। ये क्या होता है? तो लेटस से कि ये रहा फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ये था ओरिजिनल लोकेशन पार्टिकल का, और ये मूव करके ऐसे गया, फाइनली यहां गया। ठीक है, तो एक चीज देखिए, फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है? ये है आर फाइनल बोलिए, और इनिशियल क्या है? ये है आर इनिशियल। इसको ए और इसको बी बोल दीजिए। तो अगर कोई बोले कि पार्टिकल का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू इट्स इनिशियल लोकेशन, तो इनिशियल लोकेशन तो भैया ये है, फाइनल लोकेशन क्या है? बी है। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को ही क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? ये हुआ कि नहीं? ये डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं? टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को ज्वाइन करने वाला डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को ही तो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ। अच्छा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन कायदे से देखिए ट्रायंगल लॉ से, तो फाइनल पोजीशन, इस डिस्प्लेसमेंट को एस वेक्टर नाम दे दीजिए, तो साफ दिख रहा है कि फाइनल पोजीशन वेक्टर जो है ट्रायंगल लॉ से इनिशियल पोजीशन वेक्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं है? तो शॉर्ट में देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट जो है क्या होता है? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये होता है नेट डिस्प्लेसमेंट। देख लीजिए ना ट्रायंगल लॉ से, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर ही ये है ना डिस्प्लेसमेंट। या उल्टा भी देख सकते हैं, इनिशियल पोजीशन वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट जोड़ देंगे तो फाइनल पोजीशन वेक्टर मिलेगा। तो वही हम किए हैं, इनिशियल पोजीशन वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट जोड़ दिए तो फाइनल पोजीशन वेक्टर मिला है। उस लिहाज से डिस्प्लेसमेंट हो गया फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी किसको कहते हैं? तो एवरेज वेलोसिटी कहते हैं नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन कैसे किया गया है? वी एवरेज। और कैसे डिफाइन किया गया है? नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन मतलब इतना डिस्प्लेसमेंट होने के लिए कितना समय लिया है, वो एवरेज वेलोसिटी है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल वेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम को आप ऐसे लिख सकते हैं, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, टोटल टाइम इंटरवल। यही जो है एवरेज वेलोसिटी कहलाएगा पार्टिकल का। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एवरेज वेलोसिटी जो है आपको पार्टिकल का एक्चुअल वेलोसिटी नहीं बताता है, क्योंकि भैया हर समय तो पार्टिकल अलग अलग तरीके से बी तक पहुंचा ना, यहां 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 ऐसे गया है ना एक्चुअल में। तो पार्टिकल इस तरह से गया है ना बी पे, ऐसे गया है ना। तो ऑफ कोर्स हर समय पार्टिकल का वेलोसिटी जो है अलग अलग डायरेक्शन में है कि नहीं, ऐसे ऐसे। ठीक है, कभी पार्टिकल वेलोसिटी ऐसे है, कभी पार्टिकल वेलोसिटी ऐसे ऐसे। तो हर समय पार्टिकल का वेलोसिटी तो डायरेक्शन भी बदल रहा होगा और इन जनरल मैग्नीट्यूड भी बदल रहा होगा। लेकिन हम उस चीज का चर्चा एवरेज वेलोसिटी में नहीं किए। हम क्या किए सीधे कि टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है और उस डिस्प्लेसमेंट को होने में जो टोटल टाइम लगा है उसका रेशियो जो है एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है, ऑफ कोर्स
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन देखिए क्या है, अलग अलग समय अलग अलग है। और एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन देखिए, जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है ना वही एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन है, जो ए बी वेक्टर का डायरेक्शन है ना वही एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन है। तो ये आप लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी वेक्टर is that of the net डिस्प्लेसमेंट। साफ दिख रहा है, नेट डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा वही एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन है। अच्छा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है? तो भाई लॉजिक वही लॉजिक है, ये रहा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। याद आया कैसे डिफाइन किए थे? dr वेक्टर बाय dt। भैया dt तो स्केलर क्वांटिटी है, टाइम इंटरवल है, तो जो dr वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। तो देखिए टाइम t पे dr वेक्टर ये था, ये जो एरो दिखा रहे हैं, तो टाइम t पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? ये। फिर मान लीजिए यहां पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा पार्टिकल का? तो यहां पे छोटा सा dr वेक्टर बनाइए ऐसा, तो यहां पे इधर हो गया, यहां पे कैसा है? इधर हो गया। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है, अगर कोई बोले तो आप कैसे बोलेगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट बना के करेंगे। मान लीजिए ये ट्रैजेक्टरी हुआ, ये जो है पाथ हो गया जिस पाथ पे जा रहा है पार्टिकल, और आपसे कोई एग्जामिनर पूछ दे कि इस लोकेशन पे लोकेशन ए बोल दीजिए, यहां पे पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, तो इस लोकेशन पे टेंजेंट बना दीजिए और टेंजेंट पे एक एरो लगा दीजिए। एरो डिपेंड करेगा कि किस रास्ते कैसे जा रहा है पार्टिकल, एरो लगा दीजिए। यही एरो जो है पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा, लेकिन किस लोकेशन पे? लोकेशन ए पे जब पार्टिकल होगा। जब पार्टिकल यहां होगा तब, मान लीजिए पार्टिकल जब बी पे होगा तब, तो यहां पे टेंजेंट बना लेंगे, ऐसे बना लिए टेंजेंट, और एरो का सेंस तो आप देख ही रहे हैं कि कैसे जा रहा है पार्टिकल, तो एरो उस सेंस में लगा दिए। तो जब पार्टिकल लोकेशन बी पे पहुंचा होगा उस समय एक पल के लिए हमको लगेगा कि पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है along द टेंजेंट टू द पाथ है। ये जो पाथ है ना पार्टिकल का एक्चुअल पाथ, उस एक्चुअल पाथ पे हम टेंजेंट बनाएंगे एरो के साथ, वही एरो उस मोमेंट पे पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा। तो देख रहे हैं ना, अलग अलग समय पे, यहां जब शुरू किया होगा पार्टिकल तो उसका वेलोसिटी इधर है, जब यहां था तो उसका वेलोसिटी डायरेक्शन ऐसा फील होगा, ठीक है, जब यहां होगा तो ऐसा फील होगा, जब यहां होगा तो ऐसा फील होगा, जब यहां होगा तो ऐसा फील होगा। मतलब आप फील कर रहे हैं, तो आप टेंजेंट ड्रॉ करके और एरो का सही तरीका उसके मोशन से देख के आप बता सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्चुअल में डायरेक्शन क्या है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है। अब कुछ और बातें आपको बता दें कि मान लीजिए ये इनिशियल लोकेशन ऑफ द पार्टिकल है और वो ऐसे करके ऐसे मूव कर रहा है पार्टिकल, ठीक है, इस रास्ते के लॉन्ग पार्टिकल मूव कर रहा है। तो ये जो पाथ हुआ ना, और पाथ का जो शेप हुआ उसको हम लोग ट्रैजेक्टरी करते हैं फैंसी वर्ड्स में। ये टर्म्स भी इंपॉर्टेंट है। ट्रैजेक्टरी किसको कहते हैं? दी शेप ऑफ the path traveled by the particle is called its
ट्रैजेक्टरी। ठीक है, तो ट्रैजेक्टरी अभी इस पार्टिकल का क्या हो गया, ये हो गया। अगर कोई सर्कल पे मूव कर रहा होता तो उसका ट्रैजेक्टरी क्या कहलाता, सर्कुलर। कोई एलिप्स पे अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका ट्रैजेक्टरी क्या कहलाता, एलिप्टिकल। ठीक है ना, तो ट्रैजेक्टरी इसको कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली एक टर्म आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस किसको कहते हैं, सब सुनने में बड़ा इजी लग रहा है लेकिन चीजें कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा, इसलिए ध्यान से सुनेगा। डिस्टेंस डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है, द टोटल लेंथ of the path traveled by the particle is called the distance। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल P है, वो यहां से 5 मीटर आगे गया स्ट्रेट लाइन पे A तक, और फिर उल्टे रास्ते ऐसे फिर P पे पहुंच गया, तो टोटल कितना लेंथ कवर किया, टोटल लेंथ जो है पाथ का वो कितना ट्रेवल किया, 5 मीटर गया 5 मीटर आया, तो इस केस में डिस्टेंस क्या कहलाएगा, 10 मीटर। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट जानते हैं ना कैसे मेजर करते हैं, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो गैप है वो डायरेक्शन के साथ जब आप बताते हैं तो उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो भैया यहां से शुरू किया था और यहीं पे आ गया है, तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन तो कॉन्साइड कर गया, तो फिर तो नल वेक्टर आएगा। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कीजिएगा इस केस में, तब तो नल वेक्टर आएगा। यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे, नल वेक्टर। देखिएगा हम डिस्प्लेसमेंट के लिए नल वेक्टर यूज किए हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर। डिस्टेंस के लिए आप देखिए 10 मीटर यूज किए हैं, डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। ठीक है, इन चीजों को ध्यान दीजिए, छोटी छोटी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि अगर पार्टिकल इस रास्ते पे चला है ऐसे, तो फिर इस रास्ते का छोटा छोटा जो लेंथ है, मतलब इस रास्ते का जो टोटल लेंथ है, उस लेंथ को कहेंगे डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। कहना तो बड़ा आसान है। एक एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि कैलकुलेट करेंगे कैसे, जनरल जब कोई पार्टिकल कर्व्ड पाथ पे चल रहा हो तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक एग्जांपल देते हैं। एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए एक एक्स वाई प्लेन है और एक पार्टिकल जो है कुछ ऐसे ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, यहां से शुरू किया और ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे, और जिस पाथ पे ट्रैवल कर रहा है उस पाथ का जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसा मान लीजिए, एक इक्वेशन दे दी y बराबर एफ ऑफ एक्स। ये क्या दिखा रहा है कि कौन से कर्व पे पार्टिकल मूव कर रहा है, उस कर्व का इक्वेशन है। मतलब ये इनडायरेक्टली क्या है, ये क्या बता रहा है, ये इनडायरेक्टली, ये इक्वेशन इनडायरेक्टली क्या बता रहा है,
ट्रेजेक्ट्री, याद आया ट्रेजेक्ट्री, शेप ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री कहलाता है। तो जब हम y बराबर एफ ऑफ एक्स एक रिलेशन दिए y और x में, तो हम इनडायरेक्टली तो पार्टिकल का पाथ ही बता रहा है ना कि कौन से रास्ते पे जा रहा है। तो ये y बराबर एफ ऑफ एक्स क्या कहलाएगा, ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, मान लिया ट्रेजेक्ट्री कुछ दिया है y बराबर एफ ऑफ एक्स, और हमको इस रिलेशन का यूज करके हमको डिस्टेंस का निकालना है। ठीक है, शुरुआत किया है मान लीजिए x0 से, और ये जो है जो एंड किया है मान लीजिए कुछ, इसको x0 के बदले x इनिशियल बोल दीजिए, इसको x फाइनल बोल दीजिए। ठीक है, x कोऑर्डिनेट्स हम बता रहे हैं कि x इनिशियल से शुरू किया और x फाइनल तक गया है। उसी तरीके से y भी होगा कुछ, y इनिशियल से y फाइनल। तो कैसे करें, क्वेश्चन तो यह है कि डिस्टेंस को कैसे मेजर करें। तो ध्यान दीजिए, बड़ा अच्छा चीज है। इस पाथ को छोटा सा टुकड़ा में तोड़िए। ये तो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा दिख रहा है, लेकिन इससे भी छोटा, अब वो दिखेगा नहीं इसीलिए हम आपको इतना बड़ा बना दिए हैं। हम कह रहे हैं कि जितना छोटा टुकड़ा में तोड़ सकते हैं इस पूरे पाथ को, उतना छोटा टुकड़ा में तोड़ दीजिए, और उस छोटे टुकड़े का नाम हम डीएल बोल देते हैं, स्मॉल लेंथ डीएल। ऐसे ऐसे डीएल को हम जोड़ते चले जाएंगे तो हमको टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल मिल जाएगा। लॉजिकल है। अब आप बताइए, यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ऐसे ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल, और ये डीएल है, बना दिए। अब आप ही बताइए कि जो बेस है, बेस ट्रायंगल का जो पहला पॉइंट है, मान लीजिए ना ये ट्रायंगल जो आप बनाए हैं उसको आप नाम दे दीजिए ए बी सी। जो पॉइंट ए है उसका कोऑर्डिनेट बोलिए x, तो ऑफ कोर्स जो पॉइंट बी होगा वो क्या होगा, x प्लस dx। क्यों, क्योंकि टुकड़ा जो लिए हैं आप AC टुकड़ा, वो तो dl है, बहुत छोटा। तो dl, जिस ट्रायंगल का हाइपोटेनस ही बहुत छोटा है, उस ट्रायंगल का बेस तो और छोटा होगा। तो उसको, और बेस किस एक्सिस के अलोंग है, x एक्सिस के अलोंग। तो ये जो बेस का लेंथ होगा वो कितना होगा, ये जो बेस का लेंथ है वो कितना होगा, dx होगा। सिमिलरली उसी लॉजिक से ये जो BC जो हाइट है ट्रायंगल का, इसको क्या बोलेंगे, dy बोलेंगे, स्मॉल चेंज इन y कोऑर्डिनेट। ठीक है, इस लिहाज से अगर ये dx है और ये dy है, तो तब तो dl जो है पाइथागोरस थ्योरम से तो आप जानते हैं ना, dl का स्क्वायर क्या होता है, dx का स्क्वायर। इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, तो dl का स्क्वायर बराबर dx का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट dl बराबर अंडर रूट ऑफ dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। ये dl क्या दे दिया, छोटा जो पाथ जो ट्रेवल किया था ना पार्टिकल, उस पाथ का लंबाई है ये dl, और ऐसे ऐसे पाथ लेंथ को हम जोड़ते चले जाएं तो हमको टोटल डिस्टेंस कवर्ड मिल जाएगा पार्टिकल का। तो हम क्या बोले, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल क्या हो जाएगा। तो किसको जोड़ना है, dl को जोड़ना है। कहां से कहां तक जोड़ना है, जब dl को जोड़ना है, ठीक है, कहां से कहां, जब x कोऑर्डिनेट xi से लेके कहां तक जाएगा, xf तक। वो चीज आगे लिख लेंगे, देखिएगा। dl को जोड़ने का मतलब क्या होगा, किसको जोड़ना, अंडर रूट ऑफ dx के स्क्वायर प्लस dy के स्क्वायर को जोड़ना। कहां से कहां तक, जब xi से लेके xf तक होगा। अच्छा, अब देखिए xi xf,
रूट के अंदर से हम dx को कॉमन लेते हैं, ऐसे देखिए अब आपको समझ में आएगा। dx का होल स्क्वायर है ना, उसको कॉमन लेके ऐसे लीजिए तो 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, आप ही देख लीजिए। अब dx का स्क्वायर के ऊपर रूट है तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, ये तो dx बाहर निकल के आ जाएगा और बच क्या जाएगा 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करना है, जब x कहां से कहां तक वेरी करेगा, x इनिशियल से x फाइनल तक। अब समझ में आ रहा आपको कि आप डिस्टेंस को मेजर करने का एक फार्मूला डेवलप कर लिए, 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर और बाहर में क्या है dx। इस चीज को इंटीग्रेट कर दीजिए xi से xf तक, तो आपको डिस्टेंस कवर्ड मिल जाएगा पार्टिकल का। तो आप एक जनरल फार्मूला डिराइव कर लिए, बड़ा काम का है कि नहीं। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक पार्टिकल है लेटर से, वो ओरिजिन से शुरू किया और एक कर्व्ड पाथ पे चलना शुरू किया, ठीक है, ओरिजिन से शुरू किया और कर्व्ड पाथ पे चलना शुरू किया। इस कर्व्ड पाथ का जो इक्वेशन है वो मान लीजिए ये 2/3 x की पावर 3/2 है कि नहीं, ये दे दिए और आपसे पूछे कि बताइए कि जब पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट 2 बना होगा तब तक पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, ये क्वेश्चन है। तो भैया सॉल्यूशन तो एक तरह से हम यहीं से निकाल सकते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या हो जाएगा, समेशन कहां से कहां तक, 0 से 2 तक, किसको अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx कीजिए 2/3 इंटू 3/2 इंटू x की पावर 3/2 माइनस 1, कितना आ जाएगा रूट x। यहां क्या करना है, रूट x का स्क्वायर, बाहर क्या करना है dx, 0 से 2 अंडर रूट 1 प्लस x dx। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, 1 प्लस x, इंटीग्रेशन सिखा चुके हैं करना, की पावर 3/2 इंटू 2/3, ठीक है। कहां से कहां तक, 0 से 2 तक, 2 रखेंगे यहां पे x के बदले तो क्या होगा 2 रखिए तो 3 की पावर 3/2 माइनस x के बदले आप 0 रखिए तो 1 की पावर 3/2 तो 1 ही होता है। तो ये रहा आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल जिसका ट्रैजेक्टरी ये है। एक एग्जांपल दिए, देखिए इंपॉर्टेंस इस बात का नहीं है कि कौन से ट्रैजेक्टरी पे जा रहा है, इंपॉर्टेंस इस बात का है कि आप डिस्टेंस कवर्ड निकालना जानते हैं टेक्निकली। ये अलग बात है कि बहुत जगह चूंकि आप नया नया इंटीग्रेशन सीखे हैं तो इंटीग्रेशन करने में कहीं कहीं आपको दिक्कत हो, लेकिन आप मेथड तो जानते हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल कैसे निकालते हैं। और एक बड़ा मजेदार बात आप एक चीज ऑब्जर्व किया, जनरली आप लोग लाइफ में डिस्टेंस ट्रैवल्ड को हल्के में लेते हैं, डिस्टेंस को छोटा चीज मानते हैं और डिस्प्लेसमेंट को बड़ा चीज मानते हैं, जबकि प्रैक्टिकली डिस्टेंस ट्रैवल्ड कैलकुलेट करना ज्यादा टेक्निकली डिफिकल्ट है और डिस्प्लेसमेंट निकालना डिफिकल्ट नहीं है। क्यों, मान लीजिए यहां से शुरू किया और यहां पहुंचा तो सीधे भैया इनिशियल और फाइनल पोजीशन को जोड़ दीजिए, यही डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट आसान है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड मुश्किल है अगर रिलेटिवली देखिए तो ये बात है, ठीक है। तो हमने भी डिस्टेंस पे चर्चा किया, ट्रैजेक्टरी के बारे में बताया। अब रही बात जब डिस्टेंस का चर्चा कर ही लिए तो स्पीड वर्ड सुने, स्पीड, रेट एट विच अ पार्टिकल इज कवरिंग डिस्टेंस,
किस रेट से एक पार्टिकल डिस्टेंस कवर कर रहा है उस रेट को स्पीड कहते हैं। ठीक है, तो उस चीज पे भी थोड़ा चर्चा करेंगे। देखिए हल्के में मत लीजिए चीजों को, क्योंकि सब टेक्निकली जो है प्रिसाइज टर्म्स है, तो आपको आना चाहिए। अब चर्चा करते हैं स्पीड के बारे में। स्पीड को भी हम लोग दो कैटेगरी में पढ़ेंगे, इंस्टैन्टेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड। ठीक है, जस्ट लाइक इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। लेकिन वेलोसिटी जो था ना वो एक वेक्टर क्वांटिटी था, जबकि स्पीड जो है वो स्केलर होता है। क्यों? डेफिनेशन क्या है स्पीड का? रेट एट विच ए पार्टिकल is covering distance डिस्टेंस कवर करने का जो रेट है एक पार्टिकल का उसको कहते हैं स्पीड, इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, देखिए यहां पे भी इंस्टैन्टेनियस स्पीड है और एवरेज स्पीड है। तो वहीं पे आते हैं एक चर्चा जो जैसे हम शुरू किए थे। मान लीजिए ये इनिशियल पोजीशन था, ऐसे करके ऐसे पार्टिकल जा रहा है, ये इनिशियल लोकेशन था। ठीक है, अब मान लीजिए किसी भी समय पार्टिकल का पोजीशन ये था, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी ये था, याद आया? ये कब था? एट टी इक्वल टू 0। अब आप बताइए थोड़ी देर बाद वो कहां रहेगा? यहां रहेगा। ऐसे बना दीजिए, यहां रहेगा, रहेगा कि नहीं? और ये क्या है? एकदम छोटा सा चेंज इन पोजीशन वेक्टर, और ये एक्चुअल में छोटा डिस्प्लेसमेंट भी है। ठीक है, ये कब का सिचुएशन है? एट टाइम t प्लस dt। मतलब टाइम t पे पार्टिकल यहां था, टाइम t प्लस dt पे पार्टिकल यहां है। ठीक है, उस छोटे से टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, कवर किया है, वो dr वेक्टर है। लेकिन कायदे से देखिए तो इस छोटे से टाइम इंटरवल में डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी dr है, मैग्नीट्यूड ऑफ dr है। इनफैक्ट ड्यूरिंग टाइम इंटरवल dt डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू मॉड ऑफ dr वेक्टर। ये जो छोटा सा dr जो डिस्प्लेसमेंट है ना, छोटा डिस्प्लेसमेंट, उसी का जो मैग्नीट्यूड है वही dt टाइम में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस है कि नहीं है। इनफैक्ट ड्यूरिंग टाइम इंटरवल dt डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल मॉड ऑफ dr वेक्टर, जिसको आप सिंपली dr रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बताइए, तो अगर मुझे जानने का मन किया कि इंस्टैन्टेनियस स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t, तो उस लिहाज से डेफिनेशन क्या होना चाहिए कि जब टाइम t पे पार्टिकल कहीं होगा तो हम dt टाइम के लिए ऑब्जर्व करेंगे कि पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो कितना किया? dr। कितने समय? dt समय में। तो इंस्टैन्टेनियस स्पीड का मतलब हुआ कि टाइम t पे पार्टिकल किस रेट से डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसी को क्या कहेंगे? इंस्टैन्टेनियस स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t। तो क्या करेंगे इसको? dr बाई
dt। इसी को आप लिखने का तरीका क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ dr वेक्टर बाई dt। इसी को आप पूरा पे मॉड लगा सकते हैं कि नहीं, लगा ही सकते हैं क्योंकि dt टाइम इंटरवल है, तो उस पे मॉड लगा देने से कोई दिक्कत नहीं है। तो शॉर्ट में आप क्या समझे यहां से कि एक्चुअल में इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो नथिंग बट क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता था dr वेक्टर बाई dt, उसी का ना मैग्नीट्यूड आप ले रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये सब बात बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए, ठीक है। हाँ, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, वो साफ दिख रहा है, क्योंकि छोटे टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड ही एक्चुअल में डिस्टेंस भी है। लेकिन एवरेज वाले चीज पे ये वाला चीज लागू नहीं होगा, वो आप देखिए कैसे। अब आते हैं एवरेज स्पीड पे। एवरेज स्पीड का डेफिनेशन क्या है, ठीक है, डेफिनेशन क्या है। तो एवरेज स्पीड का डेफिनेशन बड़ा सिंपल है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड by total time taken। यहां पे तो जबकि एवरेज वेलोसिटी क्या होता था, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल एकदम ये क्वांटिटी जो है एवरेज वेलोसिटी से एकदम हट के होगा। टोटल डिस्टेंस तो बाबू क्या होगा, आप ही बताइए, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ध्यान दीजिए। ये इस तरह का छोटा छोटा डिस्टेंस को जोड़ते चले जाएंगे, ऐसे ऐसे, ये छोटे छोटे डिस्टेंस जिसको आप डीएल बोल दीजिए, ये सब को जोड़ते चले जाइए अप टू यहां तक, तो जो मिलेगा वो टोटल डिस्टेंस एल मिलेगा। एल डीएल को जोड़ते हुए एल मिलेगा, पाथ का लेंथ और डिवाइडेड बाय क्या होगा, टाइम टेकन। ये क्वांटिटी एवरेज स्पीड होगा। जबकि एवरेज वेलोसिटी क्या था बाबू, क्या था, एक तो वेक्टर क्वांटिटी तो था, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड, एवरेज वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड का भी चर्चा करें तो क्या होगा, देखिएगा। पहले तो ये देखिए, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को जोड़ने वाला जो ये वेक्टर है, ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट है। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे डिफाइन किए थे, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो ये होगा, यानी जो डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड ये होगा ना, पी, और इसको बोल दीजिए क्यू, पी क्यू का लेंथ, यानी पी क्यू लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। जबकि एवरेज स्पीड जो है एल बाई टी है, एल बाई टी, और ये पी क्यू बाई टी है। तो क्या मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी सेम है एवरेज स्पीड के, नहीं है। जबकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर था, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर, याद है ना। तो दोनों चीजें में देख रहे हैं, अंतर देख रहे हैं आप। ये एक पार्ट हुआ, स्पीड वेलोसिटी ये सब कवर हुआ। अब आते हैं एक्सेलरेशन पे। अब अगले बेसिक टर्म की ओर बढ़ते हैं, उसको कहते हैं एक्सेलरेशन। सिंबॉलिकली ए से रिप्रेजेंट करते हैं और वेक्टर के साथ, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है।
डेफिनेशन क्या है एक्सेलरेशन का? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर is called acceleration. ठीक है, मतलब किस रेट से किसी पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज हो रहा है, उस चेंज के रेट को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन. शॉर्ट में क्या कहेंगे कि किस रेट से किसी का वेलोसिटी चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. ठीक है, तो एक्सेलरेशन भी दो कैटेगरी में हम लोग स्टडी करते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन. ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ? तो देखिए, लेट अस से एट एनी टाइम टी, कोई एक जनरल टाइम टी पे द वेलोसिटी वेक्टर is v, whereas at the very next moment और अगले ही मोमेंट पे, whereas at the moment t plus dt, of course t plus dt अगला मोमेंट के जैसा होगा, क्योंकि dt टेंडिंग टू जीरो होता है. कितना टेंडिंग टू? जितना छोटा आप समझ सकते हैं. तो कह सकते हैं t plus dt practically represents the next moment, whereas at the moment t plus dt the velocity vector is, let us say v plus dv, मतलब v से थोड़ा हट के है. तो तब तो देन चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? देन चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर. फाइनल ये था t प्लस डी टी मोमेंट पे, तो कितना हो गया? फाइनल माइनस इनिशियल इतना. ये चेंज हुआ. और टाइम कितना समय चेंज हुआ? dt समय में. so therefore rate of change of velocity vector, मतलब वेलोसिटी वेक्टर किस रेट से चेंज हो रहा है, लेकिन किस समय पे? ये सारा राम कहानी कब की है? एट टाइम t, मतलब एग्जैक्टली जब टाइम t था उस वक्त किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रहा है. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एट टाइम t को कैसे डिफाइन करेंगे? तो जो छोटा चेंज इन वेलोसिटी हुआ है डिवाइडेड बाय छोटा टाइम टेकन, है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल p, किस समय का? एट टाइम t, है कि नहीं? एक चीज आप ध्यान दे रहे हैं, dv बाई डी टी, dx बाई डी टी, dr बाई डी टी, ये सब क्या है? कैलकुलस का यूज हो रहा है ना, बेसिक मैथ्स. इसीलिए हमने बेसिक मैथ्स पे इतना समय दिया है. ये सारा आप ध्यान देंगे कि जब काइनेमेटिक्स चैप्टर और धीरे धीरे प्रोसीड करेगा तो आपको फीलिंग आएगा कि बेसिक मैथ्स का रिक्वायरमेंट काइनेमेटिक्स को डील करने के लिए बहुत जरूरी है. ठीक है, ये तो हुआ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि लेट अस से टाइम t पे वेलोसिटी वेक्टर ये है,
कब? एट टाइम टी। मतलब एक पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर ऐसा है, मतलब इधर जा रहा होगा और स्पीड कितना होगा? v। थोड़ी देर बाद उस पार्टिकल का वेलोसिटी जो है मान लीजिए बदल के ऐसा हो गया थोड़ी देर बाद, मतलब ये टाइम t पे वेलोसिटी है और ये वेलोसिटी कब का है? t प्लस डी टी का। इसको आप v फाइनल भी बोल सकते हैं, इसको आप v इनिशियल भी बोल सकते हैं। नामकरण। तो कितने से वेलोसिटी वेक्टर चेंज हुआ है? तो ध्यान दीजिए, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ये है, फाइनल वाले को इस यहाँ पे टेल टू टेल मैच करा दीजिए, ये हो गया फाइनल वेलोसिटी वेक्टर। फाइनल का मतलब किस समय का? अगले पल का, टाइम t प्लस डी टी का। ये कब का था? टाइम t पे था। तो बताइए तो कितने से वेलोसिटी चेंज हुआ? कॉमन सेंस लगाइए तो इनिशियल में कितना जोड़ दें कि फाइनल मिल जाएगा, उसी से ना वेलोसिटी चेंज हुआ है। तो वेलोसिटी वेक्टर कितने से चेंज हो गया? तो भैया इतने से चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि रेड वाला वेक्टर अगर इनिशियल वेलोसिटी में जोड़ दीजिएगा तो ये वाला वेलोसिटी मिलेगा कि नहीं? तो जो चेंज इन वेलोसिटी है वो इतना ही ना है, फाइनल और इनिशियल के बीच का डिफरेंस यही ना है। इसी को आप क्या बोलिएगा? डीवी वेक्टर, चेंज इन वेलोसिटी कितने समय में हुआ है? dt टाइम में हुआ है। तो फिर तो डीवी वेक्टर डिवाइडेड बाय dt क्या दे देगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। किस समय का? ये सारा सिचुएशन कब का है? टाइम t पे। मतलब ऐसे जा रहा था और अचानक उसका वेलोसिटी ऐसे हो गया, डायरेक्शन भी बदल गया और मान लीजिए कुछ मैग्नीट्यूड भी बदल गया। तो कैसे निकालेंगे चेंज? स्मॉल चेंज ऐसे निकालेंगे और चेंज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन गिव्स मी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सिमिलरली अब एवरेज एक्सेलरेशन पे आते हैं। अब आता है बात कि एवरेज एक्सेलरेशन किसको कहते हैं। मान लीजिए एक पार्टिकल जो है टाइम t1 पे एक पार्टिकल का वेलोसिटी v1 वेक्टर था। टाइम t1 पे एक पार्टिकल का वेलोसिटी v1 वेक्टर था और टाइम t2 पे पार्टिकल का वेलोसिटी v2 वेक्टर है। कब? एट t2, ये एट t1। ठीक है, बीच में हो सकता है ऐसे करके, ऐसे करके पार्टिकल अपना अलग अलग समय इस तरह से जा रहा है, लेकिन ये जो है टाइम t2 पे वेलोसिटी ये है, टाइम t1 पे वेलोसिटी ये है। एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब होता है टोटल चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ये एवरेज एक्सेलरेशन है, मतलब बीच रास्ते में कैसे कैसे वेलोसिटी बदला है आई डोंट केयर। ठीक है, मतलब v1 से v' कैसे कैसे वेलोसिटी बदला है मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे एवरेज से मतलब है। एवरेज मतलब एक इनिशियल टाइम मोमेंट से लेके फाइनल टाइम मोमेंट के बीच एक एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, मतलब टोटल चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। तो टोटल चेंज कितना हुआ? तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है v2 और इनिशियल है v1, तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर क्या हो गया? नेट चेंज v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर बाय टाइम टेकन। तो टाइम टेकन क्या होगा? t2 माइनस t1। ये क्वांटिटी कहलाएगा एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t1 टू t2। ठीक है, यहां एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये रहा इनिशियल और फाइनल रहा
ये मान लीजिए v2 वेक्टर रहा, इनिशियल था v1 वेक्टर, तो इनिशियल में कितना ऐड कर देंगे कि फाइनल मिलेगा ये, ठीक है ना। यही क्या है एक्चुअल में, क्या है v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। जिधर v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर का डायरेक्शन होगा उधर ही एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन माना जाएगा, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होगा जो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन होगा, यानी चेंज का जो डायरेक्शन होगा, ठीक है। चलिए, तो ये बातें क्लियर हो जानी चाहिए। हमारे पूरे डिस्कशन में आप एक चीज ध्यान दिए होंगे, एवरेज वैल्यूज ऑफ सर्टेन क्वांटिटी बार बार आ रहा था। कभी एवरेज स्पीड आ रहा था ना, कभी एवरेज वेलोसिटी आ रहा था, कभी एवरेज एक्सेलरेशन आ रहा था, ठीक है। तो एवरेज क्वांटिटी बार बार यूज हो रहा था, तो एक जनरल तरीका होना चाहिए ना एवरेज क्वांटिटी को कैलकुलेट करने का। तो वो चीज आपको जानना जरूरी है कि हाउ टू कैलकुलेट the average value जैसे कुछ चीजों से आप समझ में आ जाएगा, आपको ध्यान दीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमको निकालना है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, मान लीजिए पार्टिकल t1 टाइम से लेके t2 टाइम तक ट्रेवल किया है, तो उस दौरान का ही एवरेज वेलोसिटी चाहिए। तो एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t1 टू t2, ठीक है। इस इंटरवल के दौरान क्या है एवरेज वेलोसिटी, तो डेफिनेशन क्या है एवरेज वेलोसिटी का, नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अच्छा, टाइम टेकन क्या है वो तो साफ दिख रहा है। टाइम टेकन क्या है t2 माइनस t1, तो जो टाइम टेकन है उसके बदले आप t2 माइनस t1 लिखिएगा, ठीक है। ये टाइम इंटरवल है। नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालिएगा, तो लेट अस से वी नो the velocity of the particle as a function of time। मतलब हम हर पल पे, हर मोमेंट ऑफ टाइम पे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है ये हम जानते हैं, ठीक है। हम जानते हैं, लेटर से उसको हम दिखा भी दें, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक, कुछ है। तो तब तो हमको पता है ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ds वेक्टर, यानी डिस्प्लेसमेंट, छोटा डिस्प्लेसमेंट बाय छोटा टाइम टेकन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दिया हुआ f ऑफ t। इस हिसाब से छोटा डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, f ऑफ t dt होगा कि नहीं। यहाँ पे जो फंक्शन है ये पक्का एक वेक्टर फंक्शन होगा, मतलब डायरेक्शन के साथ कुछ फंक्शन होगा। लेटर से हम डायरेक्शन भी दिखा दे आई का, तो यहाँ क्या लिखेगा, कुछ ऐसे लिख लीजिए f ऑफ t आई कैप प्लस, मान लीजिए कि फंक्शन जो वेलोसिटी है उसमें आई कैप भी है और जे कैप भी है, तो तब तो क्या लिखेंगे, f ऑफ t आई कैप प्लस g ऑफ t j कैप। एकदम जनरल बताएं, एक एग्जांपल ले लीजिए। तो छोटा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, f ऑफ t dt आई कैप प्लस g ऑफ t dt j कैप। पूरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा,
इंटीग्रेट करना होगा। कहाँ से कहाँ तक? T1 से T2 तक, T1 से T2 तक, है ना। तो ये हो गया पूरा डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? और नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन ही ना एवरेज वेलोसिटी होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरा को डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 कर देंगे तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। समझ में आना चाहिए ये बात है। और अगर तीसरा टर्म भी रहा होता, मान लीजिए एक मतलब के कैप वाला भी रहता, मतलब मेरा वेलोसिटी ऐसा है जो आई कैप, जे कैप, के कैप तीनों कंपोनेंट है, तीनों चीज है, मतलब कुछ टेढ़ा सा वेलोसिटी है, तो तब तो हमको यहाँ पे एक और ही करना होगा, फिर एक यहाँ पे तीसरा टर्म ऐड कर देना होगा, T1 से लेके T2 और h ऑफ t के कैप, h ऑफ t और dt, और बाहर में क्या रहेगा? के कैप। ये जनरल एक्सप्रेशन हो गया एवरेज वेलोसिटी का। यहां आप साफ साफ देख रहे हैं एवरेज वेलोसिटी का तीनों कंपोनेंट है, आई कैप, जे कैप, के कैप इन जनरल। अगर कोई पूछे कि एवरेज वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या है, मतलब आई कैप वाला कंपोनेंट कितना है, एवरेज वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट? x कंपोनेंट, तो कौन है? f ऑफ t dt T1 से लेके T2 तक डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। एक कॉमन सेंस भी है। एवरेज वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि x वाला जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो कितना से बदला है कि नहीं। एवरेज वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस क्या होगा? फाइनल x पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल x पोजीशन वेक्टर बाय टाइम टेकन। लेकिन हमको तो पता है कि dx by dt, अगर इस वेलोसिटी को देखिए तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट जो vx है वो कितना है? f of t है। x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज f of t और x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट dx by dt, वो कितना है? f of t। तो dx कितना हो जाएगा? f of t dt होगा कि नहीं? इसको जोड़ देंगे तो पूरा चेंज इन x मिलेगा कि नहीं। मान लीजिए T1 से T2 तक जोड़ दिए तो क्या मिलेगा? x1 से लेके x2 तक, हाँ कि ना। अच्छा, इस चीज को थोड़ा क्लैरिफाई किया जाए। ये वाला क्वांटिटी क्या निकल के आया था? dx का इंटीग्रेशन x होता है, कहां से कहां तक इंटीग्रेट? x1 से लेके x2 तक, और ये कितना के बराबर आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ t dt T1 से लेके T2 तक। तो इसका मतलब क्या हुआ? x2 माइनस x1 कितना के बराबर आया? T1 से लेके T2 तक f ऑफ t dt। गौर से देखिए f ऑफ t dt क्या है? जो x कंपोनेंट है ना वेलोसिटी का, x कंपोनेंट, क्यों बोले x कंपोनेंट? क्योंकि आई कैप के साथ है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट f ऑफ t से मिल रहा है, तो इसीलिए टोटल चेंज इन x कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा? f ऑफ t dt इंटीग्रेट कीजिए। लेकिन हमको क्या चाहिए था? एवरेज वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन। तो एवरेज वेलोसिटी का अलोंग x डायरेक्शन का क्या डेफिनेशन होगा? टोटल चेंज इन x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन कितना था? t2 माइनस t1। तो क्या कर देंगे? इतना डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। ये हो गया एवरेज वेलोसिटी along x डायरेक्शन। सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी along y डायरेक्शन मांगा होता तो f ऑफ t के बदले क्या लिखे होते? g ऑफ t। और एवरेज वेलोसिटी along z डायरेक्शन मांगा होता तो क्या लिखे होते? h ऑफ t dt का इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि y2 माइनस y1 लाने के लिए यहाँ पे g ऑफ t को इंटीग्रेट करना होता। तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात, ठीक है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं वेलोसिटी का, तो वो हम बताएं एक जनरल, और आगे बढ़ते हैं। तो जो अभी चर्चा हुआ है उसको आप समराइज भी कर सकते हैं
कि भैया रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज वेलोसिटी, तो तब तो ds वेक्टर इज नथिंग बट वेलोसिटी वेक्टर इनटू dt। और इस क्वांटिटी को अगर इंटीग्रेट कर दें कहां से कहां तक, t1 से t2 तक, तो तब क्या मिल जाएगा, t1 से t2 तक v वेक्टर इंटू dt को इंटीग्रेट करें तो क्या मिलेगा, नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। तो यानी नेट डिस्प्लेसमेंट कितना के बराबर हुआ, देखिए तो नेट डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में छोटे टर्म में लिखे तो कितना के बराबर होगा, वेक्टर v, कौन सा v, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ds by dt क्या देता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी टाइम t पे, और उस तरह के वेलोसिटी को dt के साथ इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक, t1 से t2 तक, तो क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। इसको टाइम टेकन से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी, v एवरेज। तो अगर आप इस चीज से कुछ सीखे तो हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। चूंकि हमको वेलोसिटी का एवरेज क्वांटिटी चाहिए था वेलोसिटी वेक्टर का, तो इस तरह से निकाले। लॉजिकली बताइए, तो लॉजिकली तब एक्सेलरेशन का अगर एवरेज वैल्यू चाहिए होगा, इसी लॉजिक से, जैसे वेलोसिटी का एवरेज वैल्यू जो है ऐसे है, तो एक्सेलरेशन का एवरेज वैल्यू के लिए क्या करना होगा, पहले वेलोसिटी का एवरेज वैल्यू के लिए यहां पे v वेक्टर लिखना पड़ा, तो अब क्या लिखना होगा, एक्सेलरेशन वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इनटू dt, v dt के बदले a dt, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना होगा, t1 से t2 तक, और डिवाइडेड बाय क्या करना होगा, t2 माइनस t1, तो क्या मिल जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन। तो मतलब किसी भी, मान लिया जनरलाइज कर रहे हैं, जनरलाइज कि एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन f ऑफ x का कैसा वैल्यू, एवरेज चाहिए, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट किसको, जिसका एवरेज चाहिए होता है, जैसे यहां वेलोसिटी का चाहिए, यहां फंक्शन का चाहिए, तो f ऑफ x को इंटीग्रेट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, कहां से कहां तक, तो जहां से जहां तक का एवरेज चाहिए, मान लीजिए x1 से x2 तक का एवरेज चाहिए, और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, x2 माइनस x1, तो इसको क्या बोलेंगे, एवरेज वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द इंटरवल x1 टू x2। तो ये जनरलाइज हो गया कि किसी भी फंक्शन का एवरेज वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, जिस बच्चे को ये डाउट हो कि सर ठीक है आप एवरेज वेलोसिटी जैसे निकाले थे उसी लॉजिक का इस्तेमाल करके एवरेज एक्सेलरेशन निकाल दिए, लेकिन कैसे माने कि ये सच में एवरेज एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो भैया एवरेज एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन ही ना एवरेज एक्सेलरेशन था, एवरेज। ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमको पता है हर समय का, तो हम क्या लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को ऐसे लिखेंगे कि नहीं, हाँ या ना। अच्छा, तो इसका मतलब है dv वेक्टर बराबर क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन गुने dt, और इस तरह की टर्म को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं कहां से कहां तक, t1 से t2 तक। dv वेक्टर का इंटीग्रेशन क्या होगा, v वेक्टर जानते ही हैं, जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो dv वेक्टर का क्या होगा, v वेक्टर, कहां से कहां तक ही होगा, v1 इनिशियल से लेके v2 होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि आप कहां से कहां तक इंटीग्रेट किए हैं, इनिशियल से फाइनल तक। ध्यान दिए, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है वो क्या है, डेफिनिट इंटीग्रेशन, ऐसे ना, ये v2 माइनस v1 वेक्टर ही है ना, तो ये क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। देखिए तो ये टर्म है कि नहीं है, बराबर आया क्या, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कहां से कहां तक, t1 से t2 तक, तो ये दिया,
चेंज इन वेलोसिटी ये हुआ, चेंज इन वेलोसिटी को टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देंगे तो बाय डेफिनेशन ये क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन होता है ना, एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन एक्चुअल में कितना के बराबर आया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फ्रॉम t1 से t2 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। देखिए ना, ये जनरलाइज जो हम किए थे, जो यहाँ जो लाए थे ये सब चीज, वही चीज आ रहा है ना निकल के। तो बाय डेफिनेशन भी आप बेसिक से भी करके गए तो यही वाला डेरिवेशन है ना। इसीलिए हम जनरल किसी भी फंक्शन का एवरेज वैल्यू निकालने का टेक्निक बताएं, है कि नहीं। तो मेरे हिसाब से आज आपका दिमाग ओवरहीट ना हो, इसके लिए हम आज का डिस्कशन यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। फर्दर डिस्कशन अगले क्लास में होगा, तब तक के लिए गुड बाय और अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है।